अब हम चने के बारे में बात करते हैं। तो जो चना है उसका जो वानस्पतिक नाम है वो साइसर एराइटिनम है, जो दाल वाली मुख्य फसल है। और चने का प्रभुत्व इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये रबी में ऐसी ज़मीन में बोया जाता है जहाँ मतलब जल निकास हो। तो लगभग 70% से जो दलहन है फसलें उसमें चना अग्रणी है। दूसरा है कि थोड़ा वर्षा आधारित और सीमित सिंचाई वाली खेती है, तो उसके लिए ये सूखा सहन मतलब हल्का सूखा सहन करने वाली है। और ये जो गंगानगर, नागौर, जयपुर, टोंक और अजमेर के आसपास के जिलों में इसकी व्यापक खेती होती है। अब हम मुख्य जो अपना मुख्य आज का उद्देश्य है उसके बारे में बात करेंगे कि चने की कौन कौन सी उत्तम किस्में हैं और उनकी उत्पादकता क्या है और उनकी विशेषताएं क्या हैं। तो किसानों भाइयों, आज जो मैं बताना हूँ, सबसे पहले तो किसान भाइयों को चाहिए कि अपने वातावरण, जलवायु और जो आपकी मृदा संरचना है उसके आधार पर आप उस किस्मों का चयन करें। तो उसमें जैसे 2008 में एक गंगानगर से निकली थी GNG 1581, जिसको हम गणगौर के नाम से जानते हैं, और वो गंगानगर क्षेत्र के लिए है और लगभग ये 120 दिन में पक जाती है। और इसकी उपज है जो सर लगभग 20 से 22 क्विंटल आती है। और किसान भाइयों, इसकी जो मुख्य जो विशेषता है वो ये है, जैसे साहब मुझे पहले बता रहे थे कि जो झुलसा है या जड़गलन है, तो ये झुलसा और जड़गलन के प्रति ये एकदम रोगरोधी फसल है, जो साथ में बारानी क्षेत्रों के लिए भी है और सूखा सहन करने वाले, हल्का सूखा सहन करने वाले किस्म है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज ये 15-16 साल पुरानी भले ही हो गई, लेकिन आज भी उतनी ही ये एक लोकप्रिय किस्में है और बहुत अच्छी है क्योंकि किसान भाई इसको ले रहे हैं। हाँ, कुछ किस्में ऐसी जो अभी तक प्रचलित है। अब उसके बाद में मैं बात करता हूँ GNG 2144, जो 2016 में रिलीज हुई थी, जिसको तीज के नाम से जानते हैं सब। और ये जो तीज किस्म है उसकी जो पकने की अवधि थोड़ी सी 10-15 दिन ज़्यादा है। तो इसलिए जो गणगौर है उससे लगभग वो 120 दिन में थी, तो ये 130-35 दिन में पकती है। और इसकी जो पैदावार है प्रति हेक्टेयर वो लगभग 24 क्विंटल है। वो 1581 से ज़्यादा है। 1581 से ज़्यादा है। हाँ, 10 दिन ज़्यादा लग रहे हैं। 10 दिन ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन 2 क्विंटल पैदावार ज़्यादा आ रही है। अब इसकी जो विशेषता में ये कि जो झुलसा ब्लैक जो आता है उसकी ये रोगरोधी किस्म। तो उत्पादन के साथ साथ ये जो उगटा और झुलसा रोगरोधी है, बाकी इसको 5-10 दिन का ये जो पकने में ज़्यादा टाइम लगती है। अब हम बात कर रहे हैं साहब GNG 1958 की, जो 2013 में रिलीज की गई थी और उसे मरुदर के नाम से जानते हैं। ये भी लगभग जो 2144 थी उससे 10 दिन ज़्यादा लगती है, लेकिन इसकी जो उपज है उससे 1-1.5 क्विंटल ज़्यादा है। तो आपका 10 दिन के अंदर अगर कोई किसान भाइयों के पास ऐसा हो जो ज़्यादा अवधि वाली फसल चाहे, तो उसमें 2-3 क्विंटल का फायदा होता है। तो ये ज़्यादा पोटेंशियल है और लेना चाहिए। 10 दिन का कोई अंतर नहीं होता। हाँ, तो लेनी चाहिए किस्म, क्योंकि पैदावार बहुत ज़्यादा पैदावार अच्छी है जी। और ये जो किस्म है वो भी झुलसा और जड़ गलन, जो मुख्यतः जैसे काली मुख्य बीमारियां जड़गलन और उसके प्रति ये रोगरोधी किस्म है। अब हम बात करते हैं RSG 1974 की। ये थोड़ी उससे जो पहले वाली दो थी उनसे लगभग 10 दिन पहले पक जाती है, और इसकी विशेषता भी यही है कि जड़गलन और BGMO जो रोग है उसके प्रति ये रोगरोधी है। अब बात कर रहे हैं सर हम, ये थोड़ी पुरानी वैरायटी है, 2003 की रिलीज की हुई है, RSG 88 के नाम से जानते हैं। इसकी भी उपज लगभग 20 से 25 क्विंटल है। लेकिन इस किस्म की एक खास बात है, जहाँ पर CC यानी निमेटोड सूत्रकृमि की जहाँ पे अगर समस्याएं हैं, तो किसान भाई इस किस्म को ले सकते हैं, क्योंकि ये जो निमेटोड रोधी किस्म है। अब दूसरी एक चीज इसमें जरूर है कि चने की खेती के लिए जो आपने बताया था कि रेतीली मृदाएं बहुत अच्छी हैं। हाँ, और हमारे गंगानगर है या जहाँ भी है, तो उसमें सूत्रकृमि बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, ज्यादा होते हैं। चूंकि ये रोधी किस्म है, तो मैं कहूँगा किसान भाइयों को इस किस्म को जरूर लेना चाहिए। क्योंकि जो सूत्रकृमि आज हमारी फसलों में बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सूत्रकृमि का ज्यादा वो उसमें प्रकोप हो गया है।
तो ये RSG 888 है, किसान भाई इसको जरूर ध्यान दें और ये अच्छा उत्पादन बिल्कुल देती है। अब हम बात करेंगे इसी कड़ी में। अरे देवल जी, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। हाँ, मेरी आवाज, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आप डॉक्टर साहब ये बता रहे थे कि भाई ये जो उपटा और झुलसा रोग के बारे में अपन बात कर रहे थे, और इसमें एक इससे पहले वाली स्लाइड के अंदर अपन को ये बताया भी कि ये किस्म है वो बहुत ही मतलब उसमें रोगरोधी है। तो अपने यहाँ पर लेबोरेटरीज के अंदर ट्राइकोडर्मा बन रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसका ठीक ट्रीटमेंट अपन अगर करते हैं झुलसा का, क्योंकि ये एक अभी मुद्दा भी बना हुआ है, मैं बार बार इनको ये कह रहा हूँ भाई ट्राइकोडर्मा बनाओ, सारे असिस्टेंट डायरेक्टर, सारे किसानों को और सबको इसको दो, ताकि चने में कम से कम इसका सही ट्रीटमेंट होना चाहिए। बिल्कुल इस सर, पर आप इनके ऊपर हम बात भी करेंगे, अभी हमारे विशेषज्ञ हैं, तो आपका जो सुझाव है बिल्कुल उसकी भी इसमें चर्चा करेंगे सर, बिल्कुल। और सर जैसे कि जी आप सर। बता रहे हैं, ट्राइकोडर्मा का तो प्रयोग हम कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा पे करते ही हैं। वहाँ आने वाले किसान, जो भी किसान ट्रेनिंग्स होती है या जो भी किसान हमसे सीधे सवाल करते हैं, उनको हम ये सुझाव जरूर देते हैं। नेक्स्ट। अब जो आगे जो किस्म है RSG 888 के बारे में जैसे हमने बता दिया, अब हम बताएंगे ये जो RSG के 6 नंबर, जिसको आसार के नाम से जाने जाते हैं, वो भी 135 से 40 दिन में लगभग पक के तैयार हो जाती है। और ये जड़ गलन के प्रति मध्यम प्रतिरोधी किस्म है, बल्कि सूत्रकृमि रोधी है ये किस्म है। तो मैं चाहूंगा किसान भाई भी इस किस्म का उपयोग करें। तो ये किस्में यद्यपि पुरानी हो गई, लेकिन इनकी विशेषता हाँ, के कारण ये अभी भी विशेषता के कारण है सर। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे, जैसे 2003 में कौन सी आई, 2004 में, 5 में, 7 में, 16, 23 तक की जो भी किस्में, हम किसान भाइयों को इसके बारे में जानकारी जरूर देंगे। अब बात करते हैं सर हम RSG 895 की। ये भी 130 से 35 दिन में पक के तैयार हो जाती है, और इसका भी लगभग जो उत्पादन है वो 15 से 20 क्विंटल के लगभग है। और ये भी शुष्क जड़ गलन और काला जड़ गलन रोग प्रतिरोधी किस्म है, तो किसान भाई इसका भी उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह सर RSG 963 है, जिसको आधार के नाम से जानते हैं। ये भी 120-25 दिन में पक के तैयार हो जाती है, और इसकी जो है उपज वो लगभग 20 से 25 क्विंटल है। अब इसकी भी यह विशेषता कि स्टंट वायरस के प्रति रोगरोधी किस्म है। साथ ही साथ में ये BGM, काली जड़ गलन और शुष्क, और मतलब तीनों जो है उपटा, शुष्क, काली जड़ गलन और BGM और स्टंट के प्रति, ये चारों 500 के प्रति ये एकदम रोगरोधी किस्म है। तो किसान भाई इसको भी काम में ले सकते हैं। अब इससे आगे जो है हमारी किस्म है RSG 945, जिसे सब आशा के नाम से जानते हैं। और ये पकने की अवधि इसकी थोड़ी कम है, किसी की 140-30, इसकी 120 से 25 से 30 दिन है। और इसकी भी उपज अगर सही व्यवस्था रखें किसान भाई, सिंचाई कर लो आप, टाइम समय पर बुआई कर लो, बीजोपचार के साथ करें, तो ये 25 क्विंटल तक जा सकती है। और RSG वाली अपनी जो राजस्थान, तो RSG 973 है, 807 है, ये 206 विकसित है। मुख्यतः ये भी अपने जो सूत्ररोधी है, सूत्रकर्मी है, उसकी रोगरोधी किस्म है। उकटा और जड़ गलन के प्रति तो है ही है। अब ऐसे ही सब 2006 में और 2006 में आभा के नाम से एक किस्म रिलीज की थी, वो भी 125 से 30 दिन में पक जाती है। और इस किस्म का सबसे जो विशेषता है वो ये है कि जो फलीछेदक जो भी कीट होते हैं, मुख्य समस्या है फलीछेदक की भी, ये भी तो उसके प्रति इसमें प्रकोप कम होता है, क्योंकि इसका जो आउटर कोट आता है वो थोड़ा मोटा होता है। तो उस वजह से ये जो कीट वगैरह है उसको बाहर से इन्फेस्ट करने की कम होता है। तो जो किसान भाई जहाँ पे इन कीटों का प्रकोप ज्यादा हो, फलीछेदक वगैरह का, तो उसको काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब हम बात करते हैं RSG 896। ये भी यहीं से दुर्गापुरा से ही है, और इसको अपॉइंट के नाम से जानते हैं। और ये भी 125 से 130 दिन में लगभग पक के तैयार हो जाती है, और 15 से 20 क्विंटल इसका उत्पादन आता है। अब इसमें सब विशेषता क्या है कि थोड़ा इसका दाना
मोटा होता है, तो जो 100 दानों का बाहर होता है वो लगभग 20 से 22 ग्राम तक पहुंच जाता है। मोटे दाने वाली मोटे दाने वाली किस्म है। और इसी कड़ी में जो अगली किस्म है उसका नाम है RSG 902, जो 2007 में यहाँ से विकसित की गई और इसे अरुणा के नाम से जानते हैं। इस किस्म की भी यही मुख्यतः है कि ये एकदम उगटा जड़गलन प्रतिरोध रोधी है, सूत्रकृमि रोग रोधी है, इस पे भी फलीछेदक कीटों का प्रकोप कम होता है। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं तो जो RSG 1991 है 991 वो अर्पणा के नाम से जानते हैं। और इस किस्म की ये विशेषता है किसान भाइयों कि ये चने की जितनी भी प्रमुख बीमारियां हैं उनके प्रति लगभग प्रतिरोध क्षमता इसमें है। और इसकी जो उपज है वो थोड़ी उनसे कम है, लेकिन अगर जहाँ बीमारियों का प्रकोप ज्यादा हो या फिर इनके प्रति कोई कम हो तो उसमें इस किस्म को काम में ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं GNG 1488 की, जो संगम के नाम से प्रसिद्ध है और 2007 में इसको रिलीज किया गया था। इसकी अवधि जो पकने की है वो लगभग 130 से 35 दिन है और इसकी क्विंटल जो उपज है वो लगभग जैसे पिछले की 15 से 20 थी, इसकी 18, इसका जो एवरेज उपज है वो 18 से शुरुआत होती है, तो 20-22 तक पहुंच जाती है अगर सही कृषि क्रियाओं के साथ इसको करें। और इसकी मुख्य विशेषता ये है कि जो किसान भाई बुआई में देर हो जाए किसी कारणवश, मान लो आपके पास कोई सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी या और कुछ चीजें थी उसकी वजह से देरी हो गई, लेट बुआई हो तो ये देरी सी बुआई के लिए तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर हम सामान्य मानते हैं, तो नवंबर लास्ट तक इसमें जा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट। अच्छा, अब हम एक ऐसी किस्म है जिसका नाम है अंजलि और ये CSJK 6 के नाम से इसको जानते हैं और ये 2013 में इसको रिलीज किया गया था और ये 130 से 35 दिन में पक्के तैयार हो जाती है लगभग। और इसकी उपज जो है 18 से 20 क्विंटल है और इसकी विशेषता ये है किसान भाइयों की जो उगटा जड़गलन आदि के प्रति मध्यम प्रतिरोधी है एवं जो फली छेदक कीट होते हैं उनका इस किस्म पे प्रकोप कम होता है, तो ये ठीक है। अब आगे बात करते हैं CSJ 515 की, जो 2016 में रिलीज हुई और उसकी अवधि है लगभग 135 से 40 दिन और उपज है उसका 20 से 25 क्विंटल। ये किस्म की उगटा और शुष्क कालियम जड़गलन BGM और स्टंट वायरस के प्रति रोगरोधी है। अब एक 2017 में एक किस्म रिलीज की थी जिसको GNG 2171 के नाम से जानते हैं और उसका जो नाम नॉमिनिकल्चर हुआ था वो मीरा के नाम से है और ये थोड़ी लंबी अवधि की किस्म है और 20 से 25 क्विंटल इसकी पैदावार है और भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान है, जो राजस्थान के अलावा भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान है, ये सेंट्रल लेवल पे थी, तो उन मैदानी क्षेत्रों के लिए भी ये अधिसूचित की गई है। अब अभी कर्ण काबुली के नाम से 2021 में एक नई वैरायटी श्री कर्णेंद्र कृषि विश्वविद्यालय से रिलीज की गई थी CSJK 174। ये सॉर्ट लगभग 100 दिन के अंदर पककर तैयार होने वाली किस्म है और इसकी जो उपज भी है वो पूर्व में बताई गई उनके हिसाब से 30-35 दिन पहले है और इसकी 15 से 20 क्विंटल इसकी उपज है। और एक खास बात है कि शॉर्ट ड्यूरेशन है और उगटा और जो स्टंट वायरस होता है उनके प्रति मध्यम प्रतिरोधी किस्म है। काबुली चना है, काबुली चना CSJK। नेक्स्ट। तो ये तो अपनी जो किस्में थी उनके बारे में बात हो गई। अब हम सर बात करेंगे कि चने की बुआई और उसका बीज प्रबंधन कैसे किया जाए। तो जैसे आपने अभी बताया कि इसका जो चने का बुआई का समय है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक रखा जाता है और इसी अवधि में जो बुआई की जाती है उसके परिणाम सर्वोत्तम होते हैं क्योंकि जल्दी जर्मिनेशन होता है, जल्दी हार्वेस्ट हो जाती है, तो नेक्स्ट जो खरीफ के क्रॉप है उसके हिसाब से इसको ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी बीज दर की। तो जैसे मैं एक चीज पूछना चाहता था कि जो किसान भाई जो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर का समय है उसमें बहुत अच्छी किस्में बताई आपने, अगर 15 नवंबर के बाद में अगर बिजाई करते हैं तो क्या हमें बीज दर थोड़ा सा बढ़ा करके करना चाहिए, उससे क्या आपको पैदावार अच्छी मिलेगी? तो उसमें भी हमारे किसान भाई थोड़ा सा ध्यान दें, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। इसमें क्या होता है कि सर जैसे समय पर बुआई करते हैं तो लगभग 80 से 100 किलो आपकी बीज दर होती है, या तो जैसे बारानी क्षेत्र है या फिर सिंचित क्षेत्र है। अगर सिंचित क्षेत्र में
अगर आप थोड़ा देरी से बुआई करेंगे तो उसमें 2-4% आप बढ़ा सकते हैं। हाँ और जो बारानी क्षेत्र है जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था कम हो, वहाँ पे एक तो किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए कि वो जो बीज की गहराई की दर है, जो गहराई में लगाए वो 6 से 7 सेंटीमीटर के लगभग लगाए। डॉक्टर साहब ऐसा क्यों रखते हैं कि उसकी बीज की गहराई ज्यादा रखें चने में, उससे हमें क्या फायदा होगा? उससे क्या है कि सर जो नीचे की जो नमी है जी, उससे अंकुरण जल्दी निकलेगा और जल्दी जर्मिनेशन होगा, क्योंकि परान क्षेत्र है तो जो हवाएं तेज चलती है, जो कुछ भी होता है उससे सूख जाता है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पाती, नमी मुख्य कारण रहता है, इसलिए उसमें अंकुरण क्षमता प्रभावित, एक तो अंकुरण क्षमता प्रभावित होती है। और डॉक्टर साहब किसान भाई में एक विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा था कि लवणीय मृदाएं होती है तो वह अंकुरण प्रभावित होता है, या फिर अगर हम कहते हैं कि देर से बुआई हो रही है तो हमें बीज दर बढ़ानी चाहिए। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम थोड़ा गहराई पे बुआई करते हैं तो इसमें जो खास रोग आता है वो है उगटा रोग चने का। तो वो बिल्ट जो रोग है, यदि आप गहराई पे बुआई करते हैं तो उसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है किसान भाइयों। तो इसको विशेष ध्यान रखना है कि उसकी जो प्रॉपर मात्रा है उस गहराई पर बोए ही बोए, तो इससे आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा और आपको फायदा भी इस बिल्ट नाम के रोग से हो रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जी। आगे बिल्कुल चने में इसका मतलब किसान भाइयों, जैसा हमारे विशेषज्ञों ने बताया कि गहराई में थोड़ी बुआई होनी चाहिए जी। 7-8 सेंटीमीटर में भी आप जैसे जो बारानी क्षेत्र में है, नमी भी उसमें क्या है कि ऊपर की जल्दी सूख जाती है। अब मैं इसमें एक थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, जैसे गेहूं है, जौ है, या जो भी कोई भी किस्म होती है, उसमें जो आपका दाना होता है उसके बीच में से एक ऐसे सफेद कलर का निकलता है, उसको कोलेप्टाइल, जिसकी जितनी कोलेप्टाइल लेंथ होती है उसी आधार पे उसको गहराई उसकी मापी जाती है। बिल्कुल। तो जैसे चने की कोलेप्टाइल लेंथ अच्छी है और थोड़ा 8 सेंटीमीटर से ज्यादा है जी, तो वो बाहर निकलने में उसको कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए वो आप बुआई कर सकते हैं उसकी। तो अब ये आपने डॉक्टर साहब बहुत अच्छी किस्में भी बताई, और किसान भाइयों आपको बुआई का समय भी जैसे आपने बता दिया कि अभी उपयुक्त समय चल रहा है, देरी में भी जो आपको बुआई वाली किस्में हैं वो भी बताई। मैं अभी एक बार हमारे दूसरे विशेषज्ञ से निवेदन करूंगा, रामनिवास जी से ही, कि ये जो किस्में सब बताई अधिकतर प्रतिरोधी है, लेकिन फिर भी अपन देखते हैं कि चने के अंदर ये उगटा जो बीमारी है या जड़ गलन की बीमारी है, ये बहुत प्रभावित करती है और इनका इन दोनों बीमारियों का इतना एक काफी योगदान होता है हमारे दलहन का उत्पादन कम करने में जी। तो इसको हम थोड़ा सा मैनेजमेंट कैसे शुरू से ही करें कि इन बीमारियों का जो है खतरा कम से कम हो। देखो किसान भाइयों, चने में बिल्कुल सही है कि बिल्ट का बहुत ज्यादा प्रकोप होता है, लवणीय मृदाएं भी होती है, कहीं हम सूखा क्षेत्रों में भी कर रहे हैं, असिंचित में भी कर रहे हो। तो एक तो मुख्य बात है कि अगर अच्छा उत्पादन लेना है तो जहां पाटा है, जो हमारी नमी का संरक्षण है, उस पर ही बीज की बुआई करें, जो कोलियोप्टाइल की बात आई थी। उससे क्या होगा कि आपकी बीमारियां कम लगेंगी, बीमारियां कम लगेंगी तो पैदावार अच्छी आएगी। दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि खास तौर से इसमें बीजोपचार जब करें किसान भाई, बीज की पर्याप्त मात्रा लेवें और बीजोपचार बहुत अच्छा करें। और बीजोपचार के लिए खासतौर से किसान भाइयों हमें 2 तरह के फंजीसाइड काम में लेने पड़ेंगे, जिसमें कि एक तो है आपका कार्बेंडाजिम जो कि सिस्टेमिक है, और दूसरा हमें लिखना पड़ेगा थायरम, या फिर और भी कोई ले सकते हैं, जैसे थायरम के अलावा और भी हम कार्बोक्सिल ले सकते हैं। तो उसमें 1.5 ग्राम थायरम और 1.5 ग्राम बाविस्टी ले सकते हैं, या फिर इसमें जो आपको दिया है कि थायरम हमने ले लिया 2.5 ग्राम और उसमें कार्बेंडाजिम 1 ग्राम ले लिया। तो इन दोनों को मिला करके और बीजोपचार करके ही बिजाई करनी है। और तीसरी बात आती है डॉक्टर साहब यहीं पर कि यदि हम जैव उर्वरकों का प्रयोग करते हैं यहाँ पर फंजीसाइड के साथ साथ FIR क्रम में अगर बीजोपचार करते हैं तो हमने फंजीसाइड कर लिया, उसके बाद में कीटों का भी बहुत ज्यादा इस पर चने पर जमीन जो भूमिगत कीट होते हैं उनका बहुत ज्यादा प्रकोप होता है, तो उनके लिए भी हमें क्लोरपाइरिफॉस से बीज को उपचारित करके वो आना चाहिए। अब बात आती है कि क्लोरपाइरिफॉस कितना लेना है और पानी कितना लेना है। चूंकि 100 किलोग्राम बीज की मात्रा है तो उसमें हमें पर्याप्त मात्रा में पानी लेना पड़ेगा, कम से कम 5 लीटर पानी हमें लेकर के, जिससे क्या होगा उसमें दवा को घोलना पड़ेगा और उसको पूरा स्प्रे करना पड़ेगा बीज को फैला करके, तो उस पे हर दाने के ऊपर एक लेयर लग जाए, तो उससे क्या क्लोरपाइरिफॉस का किसान भाई इस बात का विशेष ध्यान रखें। दूसरी चीज ऐसा इसमें क्या होता है कि आपने जो जैव उर्वरक है वो राइजोबियम ही लेते हैं, तो राइजोबियम साइसर नाम का जो बैक्टीरिया आता है उसी को हम काम में लेते हैं जी चने के लिए खास तौर से। तो किसान भाई विशेष ध्यान रखें कि राइजोबियम की जो स्पीसीज है उसमें साइसर को ही काम में लेना है, तो उसकी हमें 650 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टर बीज के हिसाब से लेनी है।
यहीं पर डॉक्टर साहब एक काम और कर सकते हैं अच्छी पैदावार लेने के लिए, कि पीएसबी कल्चर को भी हमें काम में लेना चाहिए। तो पीएसबी क्या है कि फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरियल कल्चर है, उसकी भी हमें 600 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर बीज के हिसाब से अगर आप जो बीजोपचार करके अगर बिजाई करते हैं तो ये बहुत ज्यादा काम करेगा। तो इस जगह पे बीजोपचार का किसान भाई बहुत ज्यादा ध्यान देवें, और यदि आप लेट से कर रहे हैं तो बीजोपचार तो करना ही करना है, लेकिन उसकी बीज की दर भी आप प्रति हेक्टेयर बढ़ा दें। और यहीं पे बात आती है किसान भाइयों, एक और आती है कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि कतार से कतार की दूरी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर होगी तो पौधों को फैलाव अच्छा होगा, और फैलाव अच्छा होगा तो उसमें क्या होगा डॉक्टर साहब, पॉडिंग बहुत अच्छी होगी, फलियों की मात्रा ज्यादा आएगी, दाने ज्यादा बनेंगे, जो ब्रांचें हैं, जो ब्रांचें हैं वो ज्यादा फैलाव होगा। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज और आती है यहाँ पर सर, कि यदि हमने बहुत अच्छी बिजाई कर दी लेकिन हमने पर्याप्त मात्रा में ये कतार से कतार की दूरी नहीं रखी, ठीक है ना, तो पौधे का फैलाव नहीं होगा। फैलाव नहीं होगा तो उस जगह पर हमें किसान भाइयों को क्या करना चाहिए कि निपिंग होती है, टॉपिंग होती है, तो उसको 20-60 सेंटीमीटर की हाइट में जो पौधे हो जाते हैं किसान भाइयों, जब 15 से 20 सेंटीमीटर की हाइट में जब आपकी फसल हो जाती है, उस समय भेड़ें या बकरियों को खेत में से जल्दी से निकाल देना चाहिए। तो उससे क्या है कि थोड़ा ऊपर से टॉपिंग कर देती हैं, वो कुतर के खा लेती हैं। तो ये बहुत बड़ा फायदा इसमें किसान भाइयों को मिल सकता है। तो उससे ब्रांचिंग बहुत अच्छी होगी, फैलाव बहुत अच्छा होगा, इसको निपिंग भी कहते हैं, टॉपिंग भी कहते हैं। तो या तो हम कर सकते हैं जैसे कि ये महिलाएं लगी हुई हैं, तो इसमें डॉक्टर 2-3 फायदे होते हैं। एक तो ब्रांचिंग बहुत अच्छी होती है, और दूसरी चीज होती है कि डॉक्टर जो आपने पॉड बोरर जो बताया था, फली छेदक कीट बताया था, उसकी फर्स्ट स्टार जो होती है वो इसी समय पे 20 दिन की जब अवस्था होती है, 25 दिन की, उस पे आ जाती है। तो छोटी अवस्था होती है, 2 mm के करीब होती है, तो उसकी भी वहां पे तुड़ाई हो जाती है, और तुड़ाई हो जाएगी उसमें, तो वो अपने आप ही उसका कीट का नियंत्रण इस जगह पर हो जाता है, तो उसको आपको पैदावार बहुत अच्छी मिले। एक निवेदन और करना चाहूंगा डॉक्टर साहब मैं यहाँ किसान भाइयों को, कि इसी समय पर एक ऐसी अवस्था आती है कि हम ये कोए होते हैं, जो कोए हैं या गोरैया है, उनको बैठने के लिए अगर खेत में 5-7-10 जगह पर डंडियां गाड़ देते हैं और उस पर वो बैठने का स्थान बना देते हैं, तो वो क्या है कि वहां से लट को ले जाकर के वहां जाकर के खाता है, तो इससे भी बहुत बड़ा फायदा मिलता है। तो ये काम भी इस समय पे करने का होता है, जो कि आपकी पैदावार को बढ़ाने में सहायक होता है। जी डॉक्टर साहब बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात बताई। किसान भाइयों, जैसा आपने बताया कि बीजोपचार बहुत महत्वपूर्ण है जी। आपने किस्म का एक रोगरोधी किस्म का चयन किया, लेकिन फिर भी कई बार संभावना होती है, तो बीजोपचार जो आपने अभी डॉक्टर साहब ने बताया वो बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें एक कड़ी होती है हमारे सस्य क्रियाओं में। और जैसा आपने बताया कि राइजोबियम दलहन में हम राइजोबियम का उपचार करते हैं, लेकिन राइजोबियम जो है वो फसल के अनुसार ही उसका काम में लेना चाहिए, उसकी जो स्पीशीज है उसके। डॉक्टर साहब एक मैं इसी में कंटिन्यू आपसे जानना चाहूंगा किसान भाइयों की ओर से, कि कई बार कुछ खेत हमारे निचले खेत होते हैं जी, वहां पे अक्सर ये जो है विल्ट या उक्टा जो कहते हैं, ये बार बार बीमारी आती है। हाँ। तो वहां पे कोई भूमि उपचार की कोई सलाह दे सकते हैं आप? बिल्कुल, वहां पर भूमि उपचार की हमें पहला बात तो है किसान भाइयों की, जहां बार बार आती है तो वहां हमें फसल चक्र अपनाना चाहिए। फसल चक्र बहुत जरूरी है। हाँ, ट्राइकोडर्मा। अब ट्राइकोडर्मा के लिए क्या है किसान भाइयों की, यदि हमें बुआई करनी ही पड़े तो हमें 100 किलोग्राम ले लीजिए देसी वर्मी कंपोस्ट या सड़ा हुआ गोबर का खाद, 1 से 1.5 किलोग्राम अपन उसमें ट्राइकोडर्मा ले लें, और उसको पूरी तरह अच्छी तरह से मिला करके और पानी छिड़क के और उसको टाट की बोरी से ढक दें और छाया में करें। तो उससे क्या होगा, माइसीलियम उसमें डेवलप हो जाएगा। और बीज की बुआई से पहले अगर हम जमीन में फैला करके और जुताई कर देते हैं, खास तौर से किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि खेत में नमी होना बहुत जरूरी है इस समय पर। तो नमी होगी तो माइसीलियम अच्छी तरह डेवलप होगा। तो इस बात का विशेष किसान भाइयों आपको ध्यान रखना है, बीजोपचार आपको करना ही करना है। और कोशिश करें कि जहां मृदा जो पानी भराव की जो जगह होती है वहां पर इस फसल को न लेवे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि किसान भाइयों अगर बहुत ज्यादा जमीन में हमारी में पानी है, हम कहते हैं किसान भाइयों के चने में हमें पानी देना है, लेकिन 2 पानी में ही खासतौर से काली कपासी मृदाएं होती है, 2 पानी में ही पक जाती है। और उसमें पहली जो अवस्था होती है 35 से 40 दिन की अवस्था होती है, और दूसरी अवस्था होती है 75 से 80 दिन की अवस्था होती है। तो उसमें क्या है कि हमें हल्का पानी ही रसब देने की जरूरत होती है। किसान भाई ऐसा कभी ना करें कि बहुत ज्यादा पानी देने से आपकी पैदावार बढ़ेगी। उससे क्या होगा कि चने की वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाएगी, वानस्पतिक वृद्धि ज्यादा हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, फलियां कम हो जाएंगी, तो आपकी पैदावार गिर जाएगी। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है आपको। तो किसान भाई खास तौर से पानी बहुत हल्का ही देना है, और 1 से 40 दिन पहले नहीं देवे। एक इस जगह एक निवेदन और करना चाहूंगा किसान भाइयों को
कि जैसे ही फूल आना शुरू हो जाता है उस समय एवॉइड करना है, उस समय पानी हमें नहीं देना है, क्योंकि खास तौर से चने में देखा गया है डॉक्टर कि फूलों का झड़ना शुरू हो जाता है सिर्फ पानी देने से। सब्जियों में तो होता ही होता है, लेकिन चने में भी खास तौर से होता है। तो फूल आने से पहले देवे या फिर फली बनने के तुरंत बाद आप सिंचाई करते हैं तो बहुत फायदा अच्छा मिलेगा जी। वैसे हमारे किसान भाई जानते भी हैं कि और गेहूं की फसल है, दूसरी फसलें हैं, तो हम उनको मिट्टी को बहुत ही पल्वराइज कर देते हैं जी, लेकिन इसमें हम ढेले छोड़ते हैं। ढेले वाले ही इसमें होने चाहिए, जो मुख्य जो वायु का संचार अच्छा हो। हाँ। और जो माइक्रो वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं जी, वो सब उनका विकास अच्छा होता है और वृद्धि दर अच्छी होती है जी। तो ये किसान भाइयों जो हमने बुआई की, इसमें कितना बीज काम में लेवें, कब बुआई करें, किस प्रकार करें, इस पे एक आपके साथ में हमने चर्चा की और ये आपको बिल्कुल खुद को जानकारी भी होगी। प्रैक्टिकली आप देखते हैं कि खेतों के अंदर कैसे हम ढेले छोड़ते हैं, तो ये सब जानते हैं किसान भाई, लेकिन नई पीढ़ी के लिए जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट प्लीज। कुछ चीजें ऐसी है जैसे जहाँ जिन क्षेत्रों में दीमक का प्रकोप ज्यादा होता है उन क्षेत्रों में किसान भाई से निवेदन है कि बीजोपचार फिप्रोनिल 5 EC से के साथ साथ आप इमिडाक्लोप्रिड 5 लीटर बीज की दर के हिसाब से करके करें। तो जैसे साहब ने बताया कि अगर रोकथाम करें तो आगे का नुकसान कम होगा, इसलिए किसान भाई बीजोपचार का विशेष ध्यान रखें। तो अभी ये खाद या जो उर्वरक की बात करते हैं, तो इसके बारे में आप बताएं डॉक्टर साहब। तो किसान भाइयों जैसे हम बात कर रहे थे अभी सिंचाई की, बीज की, सबकी बात हो गई। अब करते हैं हम चने की खाद और पोषण व्यवस्था के बारे में। तो ये दो चीजें हैं, एक तो सिंचित क्षेत्रों के लिए हो गया और दूसरा है आपके असिंचित क्षेत्रों के लिए। तो जहाँ असिंचित क्षेत्र है वहाँ पे आप 10 किलोग्राम नाइट्रोजन और 25 किलोग्राम फास्फोरस के साथ साथ 20 किलो सल्फर और पोटास दे सकते हैं। और इसी कड़ी में अगर आप सिंचित क्षेत्रों के लिए बात करें जहाँ सिंचाई की व्यवस्था अच्छी है, नमी उसमें खूब अच्छी है, तो वो उसमें 20 किलो आप 10 किलोग्राम की जगह 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 किलोग्राम फास्फोरस के साथ 25 किलोग्राम सल्फर और पोटास दे सकते हैं। इसके साथ साथ हम अगर राइजोबियम जैसे आप बता रहे थे जैव उर्वरक की बात कर रहे थे, तो राइजोबियम का जो साइसर कल्चर है उसका प्रयोग करेंगे तो मुख्यतः विशेष रूप से ये जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण है वो बढ़ेगा। इसके साथ साथ पीएसपी जो पासपोर्ट बुलाने वाले जो जीवाणु हैं उनके बारे में भी हम बात कर सकते हैं, तो वो ले सकते हैं। डॉक्टर साहब एक मैं बीच में थोड़ा सा आपको टोकना चाहूंगा कि आपने ये नाइट्रोजन फास्फोरस बताए, इसमें क्या फास्फोरस का यदि उर्वरक किसान भाई सिंगल सुपर फास्फेट जो आता है वो काम में लेने तो ज्यादा अच्छा है? हाँ बिल्कुल, आजकल तो ये ले सकते हैं। इसमें आप एसएसपी के साथ में यूरिया जैसे 250 उसका मिश्रण तो वो फायदेमंद रहता है। इससे फायदा ये है कि जो आप फास्फोरस दे रहे हो, जो डीएपी देते हो वो महंगा पड़ता है और ये आपके लिए थोड़ा सस्ता पड़ेगा। और अच्छा जमीन में जो परीक्षण करके जी जमीन में जो हो सकता है आपको पहले से ज्यादा हो, तो उस हिसाब से आप जमीन परीक्षण के आधार पे उसके साथ में प्रोडक्शन जो एसएसपी है जमीन की गुणवत्ता को भौतिक और रासायनिक जो दशाएं और जैविक दशाएं उनको भी सुधारने का काम करता है, तो ये बहुत ही उपयुक्त रहेगा। ये एसएसपी में जो सल्फर की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब आप अभी, तो एसएसपी में वो मिल जाएगी। तो किसान भाइयों आप डीएपी के बजाय यदि चने में भी, हम तिलहन में तो कहते ही हैं, बाकी चना जो है दलहन है फसलें जो भी, उनमें भी यदि आप एसएसपी का उपयोग करते हैं यूरिया के साथ में 250 किलोग्राम आप सिंगल सुपर फास्फेट और 45 किलोग्राम यूरिया, यदि इसको आप काम में लेते हैं तो आपके लिए जो है ये ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ये जो एक उसका बैलेंस रहेगा और फायदेमंद भी रहेगा और वो सस्ता भी पड़ेगा, सस्ता डीएपी के अपेक्षा। अब इसमें जैसे अब हम बात कर रहे थे जैव उर्वरकों की, जैसे पीएसपी है जो फास्फोरस को घुलनशील बना देता है जी। तो किसान भाइयों अगर हम जैव उर्वरकों का प्रयोग करते हैं रासायनिक उर्वरकों के साथ, तो ये आपकी जैव उर्वरकों की क्षमता को 20 से जैव उर्वरक रासायनिक जो है उर्वरक उसको 25 से 30% कम कर देते हैं। साथ ही साथ आपकी जो मृदा की संरचना है, जो स्वास्थ्य है, उसको भी दीर्घकालीन सुधार लाता है। नेक्स्ट प्लीज। अब चने में हम संतुलित पोषण तत्वों की बात करें तो वो जो अभी हमने बताया था। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।